हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर सब्जेक्ट के साथ। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो सब्जेक्ट है वो दो वर्ड से मिलके बना है। एक होता है ऑर्गेनाइजेशन एंड दूसरा होता है बिहेवियर। जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका क्या मतलब होता है कि यहाँ पर ग्रुप ऑफ पीपल कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए वर्क करते हैं, उसे ही आप ऑर्गेनाइजेशन कहोगे। एंड बिहेवियर का क्या मतलब होता है? बिहेवियर का मतलब होता है कि कैसे एक पर्सन एक्ट एंड रिएक्ट करता है कोई भी सिचुएशन में, उसी को आप बिहेवियर कहोगे। ऑर्गेनाइजेशन जो है एक सोशल सिस्टम है। सोशल सिस्टम इसीलिए कहा है क्योंकि यहाँ पर हम लोग लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, इसीलिए इसे सोशल सिस्टम कहा है। यहाँ पर इट्स अ कोऑपरेटिव इंटरेक्शन इसीलिए क्योंकि ये इनका एक कॉमन गोल है, इनका कोई कॉमन ऑब्जेक्टिव है, जिसकी वजह से ये साथ में आके कोई एक वर्क परफॉर्म करते हैं। उस प्लेस या इंस्टीट्यूशन को आप ऑर्गेनाइजेशन कहोगे। उसके बाद आता है बिहेवियर। बिहेवियर का मतलब होता है कि कैसे एक पर्सन एक्ट एंड रिएक्ट करेगा। फिर ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एज अ होल हम लोग देखें तो इसका मतलब होता है कि इज़ अ स्टडी ऑफ व्हाट पीपल थिंक, फील एंड डू इन एन ऑर्गेनाइजेशन और अराउंड एन ऑर्गेनाइजेशन। इसे ही आप ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कहोगे। जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है इसमें आप ये कुछ वर्ड्स लिखोगे: फैसिलिटेट्स, एक्सप्लेन, अंडरस्टैंड, प्रिडिक्ट, मेंटेन, चेंज, एम्प्लॉय बिहेवियर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर आपको ये कुछ वर्ड्स याद रखने हैं अगर ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर के बारे में जानना है। यहाँ पर आप फैसिलिटेट करोगे, एक्सप्लेन करोगे, अंडरस्टैंड करोगे, प्रिडिक्ट करोगे एंड चेंज करोगे एम्प्लॉय के बिहेवियर को। किसी भी एक ऑर्गेनाइजेशन में उसको आप ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर कहोगे। अगर आप इन दो वर्ड्स को जॉइन करके भी एक नई डेफिनेशन क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पर आप ये बोल सकते हैं कि इट्स अ स्टडी ऑफ व्हाट पीपल थिंक, फील, डू इन अराउंड एन ऑर्गेनाइजेशन, उसी को ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कहा जाता है। और जो ओबी है, इट्स ऑल अबाउट परफॉर्मेंस। बेसिकली ये परफॉर्मेंस से रिलेटेड होता है कि किस तरीके से हम लोग जो है एक एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं, इसीलिए हम लोग ओबी की स्टडी करते हैं। यहाँ पर मेनली कि एम्प्लॉय का बिहेवियर इम्प्रूव हो जाए और साथ में ऑर्गेनाइजेशन का क्लाइमेट पॉजिटिव हो जाए, अच्छा हो जाए, इसीलिए ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर परफॉर्म करते हैं। अब यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस दी है ओबी के लिए, बट सबसे जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है वो है फ्रेड वाली, कि यहाँ पर इट्स डायरेक्टली कंसर्न विथ अंडरस्टैंडिंग, प्रोडक्शन, कंट्रोल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। बेसिकली यहाँ पर ये कुछ वर्ड्स हैं जो याद रखने हैं। ये वर्ड्स को अगर आपने याद रख लिया तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर आप आसानी से समझ जाओगे। यहाँ पर जो फ्रेड है उन्होंने कहा है कि आपको अंडरस्टैंड करना है, प्रिडिक्ट करना है, कंट्रोल करना है ह्यूमन बिहेवियर को किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उसी को जो है आप ओबी कहोगे। ये सारी जो डेफिनेशंस हैं वो सभी एक अच्छी एंड इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस है ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर के लिए। फिर उसके बाद हम लोग आते हैं सो नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ये जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर है उसका एक सेपरेट फील्ड ऑफ स्टडी है। मतलब ये जो है ये अलग अलग फील्ड से मिलके बनी है, फील्ड ऑफ स्टडी से मिलके बनी है। मतलब साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिक्स, इन सब चीज़ों से मिलके जो है ये जो ओबी सब्जेक्ट है वो बना है। सेकंड है अप्लाइड प्रैक्टिस। मतलब ये प्रैक्टिकल चीज़ों पे है, ना कि आप थ्योरी एक बार पढ़ लो तो आपको वो भी समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं होता। जब तक आप एक रियल प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते वो जो सब्जेक्ट है वो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। फिर आता है गोल ओरिएंटेड, कि ये इंडिविजुअल गोल एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन गोल जो है साथ में साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ जो है वो अचीव करवाने में मदद करता है। फिर उसके बाद आता है इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। मतलब कि यहाँ पर ये साइकोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, इन सब चीज़ों से मिलके जो है ये बना है। फिर फोकस अटेंशन ऑन पीपल। मेनली जो इसका जो फोकस होता है वो किस पे होता है? लोगों पे होता है। क्योंकि अभी तक हमने जितने भी चीज़ों के बारे में बात करी उसमें हम लोग मेनली अंडरस्टैंड करें किसको? लोगों को।
तो इसीलिए ये इसका जो मेन फोकस होता है वो लोगों पे होता है। फिर आते हैं नॉर्मेटिव साइंस। बेसिकली इट्स नॉर्मेटिव साइंस, ये अलग अलग नॉर्म्स एंड कोड ऑफ कंडक्ट के बेसिस पे बना है। इधर अलग अलग रिसर्चेज होती है, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन होता है। बोथ साइंस एंड आर्ट, मतलब जैसे साइंस एंड आर्ट दोनों में ही सिस्टमेटिक नॉलेज होती है, अलग से इट्स अ सेपरेट फील्ड ऑफ स्टडी, साइंस भी एंड आर्ट भी। वैसे ही जो ओबी है वो भी एक सिस्टमेटिक नॉलेज होता है। एंड टोटल सिस्टम अप्रोच, मतलब जैसे सिस्टम अप्रोच में हमने देखा था कि दो तरीके के सिस्टम थे, ओपन एंड क्लोज सिस्टम। वैसे ही जो ओबी है उसमें भी इंटरनल सिस्टम है एंड एक्सटर्नल सिस्टम है। फिर आता है लेवल्स ऑफ एनालिसिस। इसमें अलग अलग लेवल्स बोल लो या स्कोप बोल लो, कि अलग अलग स्कोप हो गए, इंडिविजुअल लेवल पे, ग्रुप लेवल पे एंड ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पे जो है एनालिसिस होता है। फिर उसके बाद आता है बिहेवियरल साइंस फाउंडेशन। मतलब ये मेनली किस चीज़ पे बेस्ड है, बिहेवियर, मतलब कैसे एक पर्सन एक्ट एंड रिएक्ट करेगा, उस चीज़ पर जो है वो भी बेस्ड है। फिर उसके बाद साइंटिफिक मेथड, मतलब बेसिक ये लॉजिक पे बेस्ड है, मतलब ऐसे ही नहीं कि विदाउट लॉजिक लॉजिकल चीज़ है। फिर उसके बाद कंटिजेंसी ओरिएंटेशन, मतलब कंटिजेंसी मतलब सिचुएशन पे डिपेंड करेगा कि किस तरीके से आप डिसीजन लोगे, हर सिचुएशन के लिए आपका डिसीजन अलग होगा। फीचर्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओबी। सो बेसिकली यहाँ पर फर्स्ट है कि इट्स अ पार्ट ऑफ जनरल मैनेजमेंट नॉट द होल मैनेजमेंट। मतलब ये जो है एक जनरल मैनेजमेंट का पार्ट है, ये कोई पूरा मैनेजमेंट आपने पूरा नहीं पढ़ लिया अगर आपने ओबी पढ़ लिया। ये सिर्फ एक पार्ट है एक जनरल मैनेजमेंट का, जो कि एक इम्पॉर्टेंट रोल अभी प्ले कर रहा है इन जनरल, अभी अब मॉडर्न टाइम की बात करें। फिर उसके बाद रिप्रेजेंट बिहेवियरल अप्रोच टू मैनेजमेंट। मेनली ये क्या शो करता है, ये एक बिहेवियरल अप्रोच शो करता है। मेनली हम लोग यहाँ पर बिहेवियर के बारे में बात करते हैं, किसकी, तो ह्यूमन के बिहेवियर के बारे में बात करते हैं, तो इसीलिए इट्स अ ह्यूमन टूल। मतलब ये ह्यूमंस को बेनिफिट करेगा, इसीलिए ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर परफॉर्म किया जाता है। फिर उसके बाद होता है कंटेंट्स बॉडी ऑफ थ्योरीज रिसर्च एंड एप्लीकेशंस। तो यहाँ पर अलग अलग थ्योरीज हैं, रिसर्चेज हैं, एप्लीकेशंस हैं जो एक ओबी के अंदर है। फिर उसके बाद आता है कॉन्सेंट्रेशन ऑन वर्क प्रोडक्टिविटी एब्सेंटिज्म टर्नओवर एम्प्लॉय मैनेजमेंट रिलेशन। सो ओबी किस चीज़ पे फोकस करता है, सो ओबी फोकस करता है वर्क प्रोडक्टिविटी पे, एब्सेंटिज्म टर्नओवर पे एंड एम्प्लॉय के साथ आपका कैसा रिलेशन है, उन सब चीज़ों पे। फिर उसके बाद आता है एक्सटेंसिव स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल इन ग्रुप एंड इन ऑर्गेनाइजेशन। मतलब एक्सटेंसिव स्टडी ऑफ बिहेवियर, मतलब यहाँ पर भी आप बिहेवियर के बारे में ही बात कर रहे हो, इंडिविजुअल बिहेवियर के बारे में भी एंड ग्रुप बिहेवियर के बारे में भी। फिर रूट्स इन, मतलब यहाँ ये कौन सी अलग अलग फील्ड से मिलके बना है, तो साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस एंड एंथ्रोपोलॉजी, और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनसे मिलके ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर बना है। फिर उसके बाद आता है स्कोप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। स्कोप ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में आ जाएगा इंडिविजुअल स्कोप, ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। सो इंडिविजुअल में आप मेनली फोकस करते हो कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल पे, उसकी पर्सनैलिटी, उसके वैल्यूज़, उसका एटीट्यूड, परसेप्शन, मोटिवेशन, उसकी कैसी लर्निंग है, आप इन सब चीज़ों पे फोकस करते हो। एंड ग्रुप में आप ग्रुप डायनामिक्स के बारे में, किस तरीके की उसकी डायनामिक्स है। फिर कॉन्फ्लिक्ट ग्रुप, अगर आप कोई ग्रुप में हो तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स तो होंगे ही। उसके बाद कम्युनिकेशन, लीडरशिप, पावर एंड पॉलिटिक्स। फिर आता है स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर में आ जाएगा कि एक ऑर्गेनाइजेशन का किस तरीके का स्ट्रक्चर है, किस तरीके का उसका वहाँ का कल्चर है, अगर कोई चेंज है, कैसा डेवलपमेंट है, इन सब चीज़ों के बारे में जो है हम लोग स्कोप में बात करते हैं। इसके अलावा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है, पेस्टल, पेस्टल मतलब पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल, टेक्नोलॉजिकल, इन्वायरमेंटल एंड लीगल फैक्टर्स जो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में कंट्रीब्यूट या उसको अफेक्ट करते हैं। सिग्निफिकेंस एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ ओबी, कि क्या सिग्निफिकेंस एंड इम्पॉर्टेंस है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का।
सो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर में सबसे पहले तो मैनेजिंग वर्क प्लेस डाइवर्सिटी। वर्क प्लेस डाइवर्सिटी का मतलब है कि अगर आप कहीं पर काम कर रहे हो तो आपके जैसे ही परसेप्शन, पर्सनालिटी, वैल्यूज़, बिलीफ, जेंडर, रिलीजन, कल्चर, इस तरीके के लोग आपको नहीं मिलेंगे। सबका अपना अलग एटीट्यूड, बैकग्राउंड, पर्सनालिटी, परसेप्शन, रिलीजन, कल्चर सब कुछ अलग होगा। तो वैसे ही उन सब चीज़ों को मैनेज करना भी इम्पोर्टेंट है। सो ये ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर उसमें हमें मदद करता है, उन सब चीज़ों को मैनेज करने में मदद करता है। इम्प्रूव एथिकल बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एक प्रमोट करता है मैनेजर्स को प्रॉपरली एथिकली काम करने में या कोई अनएथिकल चीज़ ना करने में। सो पावर का अच्छे से यूज़ हो रहा है या नहीं, किस तरीके की लीडरशिप है, किस तरीके का कम्युनिकेशन है, इन सब चीज़ों पे जो है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर फोकस करता है। फिर उसके बाद आता है डिफाइंस अथॉरिटी, पावर एंड स्टेटस। सो यहाँ पर मेनली आप इंडिविजुअल पावर एज वेल एज जो एज अ ग्रुप बोल लो या एज अ ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उन सब चीज़ों से रिलेटेड है। फिर उसके बाद आता है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। ये जो होता है इवेल्युएट करता है कम्युनिकेशन प्रोसेस इन इंटरपर्सनल डायनामिक्स। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में विदाउट कम्युनिकेशन कोई भी काम नहीं होता। तो वहाँ जो कम्युनिकेशन है वो टाइमली होना चाहिए। ये इंश्योर करता है कौन? ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। उसके बाद आता है इसेंशियल टू स्ट्रेटजी इम्प्लीमेंटेशन। कोई भी तरीके की नई नई आप स्ट्रेटजीज, पॉलिसीज़ वगैरह जब भी इम्प्लीमेंट करते हैं तो उन सब चीज़ों में हमें मदद करता है ओबी, क्योंकि हमने ऑर्गेनाइजेशन के जो क्लाइमेट है उसके बारे में अच्छे से समझ लिया है। उसके क्या चेंजेस करने से क्या होगा, कौन लोग जो है कितने अच्छे अडॉप्ट कर पाएंगे एंड कितने लोग रेसिस्टेंस कर होंगे। तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर होता है। फिर उसके बाद आता है सॉल्व ह्यूमन प्रॉब्लम। अगर कहीं पर ग्रुप ऑफ पीपल है तो वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स आएंगे, ग्रीवेंसेस आएंगे। उन सब चीज़ों को सॉल्व करने के लिए जो है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर जो है एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये कुछ लिमिटेशंस हैं ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर कि ये कोई एब्सोल्यूट सॉल्यूशन नहीं है। मतलब अगर आप ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर परफॉर्म करते हो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल ही हो। तो ये जो है सिर्फ एक तरीका है, इट्स अ वे कि आप जो है अपनी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव कर सकते हो, एम्प्लॉय के टर्नओवर को कम कर सकते हो एंड अच्छा क्लाइमेट क्रिएट कर सकते हो, नॉट सॉल्व अनएम्प्लॉयमेंट। बेसिकली एक तरीके से ये कोई फोकस नहीं कर रहा है कि आप एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करो, वेदर ये फोकस कर रहा है किस चीज़ पर? सिर्फ एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को समझने में। बिहेवियरल बायस जो है मतलब ये एक तरीके से एम्प्लॉय के को हार्म कर सकता है एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पार्शलिटी वगैरह क्रिएट हो सकती है। इसके नेगेटिव रिजल्ट भी आ सकते हैं। यूज़ ऑफ ऑटोनॉमी, मतलब आपने बहुत ज़्यादा जो है एक साथ यूनिट्स एक साथ वर्क नहीं कर सकते, मतलब बहुत ज़्यादा लोग जो है एक साथ वर्क नहीं कर सकते हैं। क्योंकि अगर वो एक साथ काम करेंगे तो उनका जो टैलेंट है वो वेस्ट हो जाएगा, है ना, और फ्रीडम भी नहीं मिलेगी लोगों को। तो इसीलिए वो एक साथ काम नहीं कर सकते। नो सब्स्टिट्यूट फॉर डिफिशिएंसी, मतलब अगर कहीं पर कोई चीज़ की कमी है तो उसका कोई सब्स्टिट्यूट ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर नहीं है। मतलब अगर आपने पुअर प्लानिंग करी कहीं पर तो तो ऐसा नहीं है कि आप ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर स्टडी करके आप वो पुअर प्लानिंग को ठीक कर सकते हो, ऐसा नहीं होगा। लिमिटेड फ्रीडम, ये जो है लिमिटेड फ्रीडम मतलब कि जब भी आप ओबी है मतलब स्टडी करोगे आपकी ऑर्गेनाइजेशन में तो लोगों को, जो वर्कर्स हैं वहाँ पे काम कर रहे हैं तो उनको ऐसा लगेगा कि उनकी फ्रीडम जो है बहुत ही लिमिट कर दी है, उनके राइट्स जो है वो ले लिए गए हैं। मैनिपुलेटिव, मतलब ये जो नॉलेज है वो लोग हाँ किस चीज़ में यूज़ कर सकते हैं? लोगों को मैनिपुलेट करने में जो है यूज़ कर सकते हैं। सो